शून्य से संपूर्णता की ओर। बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 2। जिंदगी का अहम मोड़, ट्रेन घटना। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में बीएससी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के विद्यार्थियों की तरह मैं भी शरारती भी था, लेकिन पढ़ाई में गंभीरता और पूरी दिलचस्पी से समय देता था। एकाग्र मन से काम करने की आदत तो जैसे ईश्वर ने ही मुझे उपहार रूप में दे दी थी। विज्ञान के प्रयोग तो मैं योगियों की तरह ध्यानस्थ होकर किया करता था। विज्ञान प्रयोगशाला में मेंढक, खरगोश आदि को काटते समय तो जैसे मैं खो ही जाता। मैं इतनी एकाग्रता से काम करता था कि बारीक नसों को भी बिना तोड़े निकाल देता। हमारे कॉलेज में तरह-तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अक्सर होता रहता था। कभी संगीत, कभी खेलने का, कभी भाषण प्रतियोगिता इत्यादि। गाड़ी से हम सभी मित्र साथ में ही कॉलेज आया जाया करते थे। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे ही शहर के डॉक्टर टीएन घई की छोटी बहन कॉलेज कॉलेज में जीव विज्ञान की प्रोफेसर हुआ करती थी। उन्होंने मुझे बुलाया और भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेना स्वीकार किया और मैडम से पूछा कि किस विषय पर प्रतियोगिता है। जैसे ही मैडम ने भाषण का विषय बताया, साइंस एंड गॉड, मैंने बोलने से मना कर दिया। मना करने का कारण यह था कि विज्ञान के बारे में तो मैं कुछ जानता भी था, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन ईश्वर के बारे में तो मुझे कुछ भी ज्ञान ना था। वैसे भी मैं अंधश्रद्धा और अंध अश्रद्धा के खिलाफ था। मेरी यह समझ थी कि जिस चीज के बारे में हमें समझ ही ना हो, उसे ना तो स्वीकार करो और ना ही उसका विरोध करो। जिसे हम जानते ही नहीं, उसका विरोध भी क्या करना और उसे स्वीकार भी क्या करना। ईश्वर के संदर्भ में मेरी कोई धारणा ना थी। मैं ना तो आस्तिक था और ना ही नास्तिक। ईश्वर के बारे में मुझे कोई अनुभव ना था, और ना ही अभी तक मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी थी कि मैं परमात्मा के बारे में कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक कह सकूं। विज्ञान का विद्यार्थी था, ईश्वर को कभी देखा ना था, और विज्ञान में तो यह सूत्र है कि पहले जानो फिर मानो। मैडम ने कहा कि भाषण तो मैं तुम्हें लिख कर दे दूंगी और जो लिख कर दे दूंगी उसी को बोल देना। भाषण प्रतियोगिता में पंजाब के भिन्न-भिन्न कॉलेजों से छात्र भाग लेने के लिए आए हुए थे। मैं अपने कॉलेज से एक ही भागीदार था। मैंने मैडम से कहा कि आप एक प्रतियोगी तो और रख लीजिए, हो सकता है मैं चूक जाऊं। मैडम ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं चूक सकते, और वह मुस्कुराकर चली गई। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। निर्णय के लिए बाहर से, शायद चंडीगढ़ या दिल्ली से निर्णायक गण आए हुए थे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लगभग 20 के करीब विद्यार्थी कई जगहों से आए थे। मैडम ने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले साइंस एंड गॉड पर भाषण लिखकर मुझे दे दिया। 5 मिनट का वह भाषण सिर्फ 20 मिनट पहले मुझे लिखकर दिया गया। इतने कम समय में याद तो किया जा सकता नहीं था और देखकर बोलना भी नहीं था। लिखित पेपर भी सामने नहीं रखा जा सकता था। मुझे लगा कि मैं अयोग्य ठहरा दिया जाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि विज्ञान के बारे में तो मैं बोल ही दूंगा। ईश्वर के बारे में मैडम ने जो लिख के दिया है, वह मैं कंठस्थ कर लिया। निश्चित समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ विद्यार्थियों के बोलने के बाद मेरी बारी आई। मैंने बोलना शुरू किया। एक अजीब सी घटना घट गई। मैं बोले ही चला जा रहा था। मैडम ने तो भाषण अपने बोलने की गति के हिसाब से लिख कर दिया था, परंतु मैं धारा प्रवाह में अधिक सहज, फ्लुएंट था। प्रतियोगिता के नियम अनुसार बोलने का समय कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का था। मेरा भाषण 4.5 मिनट पर ही समाप्त हो गया।
भाषण को लंबा करने के लिए मैंने अपनी तरफ से भी काफ़ी कुछ बोल दिया, फिर भी 5 मिनट पूरे ना हो सके। मैंने बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन वक़्त निर्धारित समय से आधा मिनट पहले रह गया। मैडम भी बहुत समझदार थी। उनको पता था कि मैंने लिखकर क्या दिया हुआ है। मैडम ने भाषण के अंत में लिखा था, न्यूटन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ सेड, "I have collected just a few pebbles of the seashore. Will rest of the ocean of knowledge still remain unexplored?" जब मैंने यह शब्द बोले तो मैडम समझ गए कि बस अब इसके पास और कुछ कहने को नहीं है। भाषण खत्म और समय भी पूरा नहीं हुआ। घंटी बजाने की ज़िम्मेदारी मैडम की ही थी। उन्होंने घंटी आधा मिनट पहले बजा दी। सब समझ गए कि मैडम ने इस विद्यार्थी को पहला इनाम दिलवाने के लिए ऐसा किया। मैंने अंत में धन्यवाद बोला और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। कार्यक्रम समाप्त हुआ। निर्णायक मंडली ने फैसला सुनाया। निर्णायक साहब जिन्होंने फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि यद्यपि बोलने की शैली की विषय की गंभीरता निश्चित रूप से विजय वत्स की ही सबसे बढ़िया थी, लेकिन निर्धारित समय की शर्त इस बच्चे ने पूरी नहीं की। इसका भाषण यद्यपि प्रथम पुरस्कार के योग्य था, लेकिन क्योंकि समय की शर्त को यह विद्यार्थी पूरा नहीं कर सका, हम इसको द्वितीय पुरस्कार देते हैं। मैं तो द्वितीय नंबर पर आकर के भी बहुत संतुष्ट था, खुश था, क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही ना थी कि मुझे भी कोई पुरस्कार मिल सकता है। मैंने आधा मिनट कम बोला था और जब मैं बोल रहा था, तो मैं सभी के चेहरों के हाव-भाव भी देख रहा था। हमारी मैडम के चेहरे पर कुछ घबराहट थी, क्योंकि मैडम ने तो अपने बोलने की स्पीड के हिसाब से ठीक ही लिखा था। मैंने द्वितीय पुरस्कार मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता समाप्त हुई। मैंने मैडम से पूछा कि आपने यह आधा मिनट पहले ही घंटी बजाने का घपला क्यों किया? तो मैडम ने कहा, मैं क्या करती, गलती मेरी ही थी। मैंने आपका धारा प्रवाह चेक ही नहीं किया। मुझे पता ही ना था कि आप इतनी तेजी से बोलते हो। मैंने अपने ढंग से लिख के दे दिया, सुनकर भी नहीं देखा आपसे। मुझे अगर पता होता कि आप इतना जल्दी बोलते हो, तो मैं 4 अक्षर और लिख देती। यह तो ऐसा विषय है जिसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है। मुझे तो संतोष था, लेकिन मेरी अध्यापिका संतुष्ट नहीं थी। उनकी चाहत थी कि मेरे विद्यार्थी को प्रथम आना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा एक-एक शब्द निर्णायकों को समझ में आ रहा था और वह समझ रहे थे कि यह विद्यार्थी प्रथम पुरस्कार का हकदार है। मैंने भाषण आधा मिनट पहले समाप्त कर दिया। मैडम ने घंटी आधा मिनट पहले बजा दी और निर्णायकों की नज़र से तो कौन बच सकता है। खैर, यह सब होने के बाद मैं रोज़ाना की तरह घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। जवानी की उत्साह भरी उम्र, आनंदित मन और तेजी से भागती हुई गाड़ी। गाड़ी मेरी मंजिल मेरे शहर गिद्दड़बाहा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी। अब तक जो कहानी मैं आपको बता रहा था वह एक भूमिका थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। हम कॉलेज के सब विद्यार्थियों की यह एक आदत थी कि रेलवे स्टेशन आने से पहले ही जब गाड़ी की चाल कम होनी शुरू हो जाती, हम गाड़ी के तीसरे पायदान पर पहुंच जाया करते थे। स्टेशन हमारे घर से दूर था, बस गाड़ी की चाल धीमी होती और हम विद्यार्थी धीरे चल रही गाड़ी से छलांग लगा देते। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक तो कभी गए ही ना थे। आदत के अनुसार उस दिन भी मैं सीट से उठा, एक हाथ में पुरस्कार और दूसरे हाथ में गाड़ी के दरवाजे के हैंडल को पकड़कर तीसरे पायदान पर जाकर खड़ा हो गया। उस दिन गाड़ी बहुत तेज थी। मैंने सोचा कि आज स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। मैं तो अपनी मस्ती में खड़ा था। गिद्दड़बाहा शहर का रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा था और मुझे तो यह बात मालूम ही न थी। मैं तो पहले कभी स्टेशन पर उतरा ही न था।
उस दिन तो गाड़ी के तेज रफ्तार के कारण मुझे शंका हुई कि छलांग लगाने में कहीं गिर ही ना जाऊं। मेरे पांव निचले पायदान पर और गाड़ी स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी और मैं बड़े मजे से खड़ा था। जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही क्षणों का फासला और मैं खड़ा था, बेखबर, स्टेशन पर उतरने की पूरी तैयारी में। अगर केवल कुछ पल ही मैं ऐसे खड़ा रहता तो मेरे पांव कट जाते, मैं गाड़ी के नीचे आ जाता और मर ही जाता। अचानक मुझे एक ऊंची आवाज सुनाई दी, विजय, पांव ऊपर उठा लो, कट जाएंगे। मैं घबराया, समझ ही ना सका कि ये कौन बोल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, देखता कि कौन बोल रहा है, किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे पांव नीचे से उठाकर मुझे गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। मैं बहुत हैरान हुआ। देखता तो पीछे लोग खड़े थे। उस दिन गाड़ी के उस डिब्बे से उतरने वाला मैं अकेला मुसाफिर था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे कपड़े धूल से भर गए, दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई। मैं भी हैरान और लोग भी। मैं इतना डर गया कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसने फेंका? दिखाई तो कोई दे नहीं रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत भारी पत्थर किसी ने मेरे सिर पे मार दिया हो। अर्धमुर्शिद सी हालत, कपड़े धूल से लथपथ। इतने में हमारे शहर का कोई जानकार व्यक्ति वहां आ गया। मेरे चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर उसने मुझे पकड़ा और ले जाकर बेंच पर लेटा दिया। मेरे श्वास तेजी से चल रहे थे और दिल की धड़कनें सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस व्यक्ति ने मेरे कपड़े झाड़े, बूट उतारे, भाग के गया और पानी लेकर आया। मेरे तो उस वक्त उठने तक की ताकत नहीं थी मेरे में तो। उसने मुझे सहारा देकर उठाया, मेरी गर्दन पकड़ी और पानी पिलाया। करीब 20-25 मिनट बाद मैंने आंखें खोली, लेकिन मैं अवाक सा हुआ, जैसे शून्य में निहार रहा था। मैंने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उसने रिक्शे पर बैठाकर मुझे घर छोड़ दिया। जो भी वह व्यक्ति समझ सकता था, जो उसने देखा, वह सब उसने मेरी माताजी को बता दिया और वह चला गया। मुझे कोई चोट तो नहीं लगी थी, बस पांव पर छोटी सी खरोंच आई थी। माँ ने मेरी हालत देखी। मैं करीब करीब बेहोशी की हालत में था। माताजी ने मेरी हालत देखकर हौसला दिया और कहा, कुछ नहीं हुआ, आराम करो। मैं सो गया। जब मैं सोकर उठा तो घर वालों ने पूछना शुरू किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब तक मैं कुछ सामान्य तो हो गया था, परंतु मैं कुछ बता ना सका। मैं सोचता रहा, मैंने चाय पी, खाना खाया, लेकिन विचार थे कि रुकने का नाम ही न ले रहे थे। अचानक मेरे मन में यह बात आई कि आज किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बचा लिया है। अगर ठीक वक्त पर वह अज्ञात शक्ति मुझे धक्का देकर ना बचाती तो मेरी टांगे कट जाती। दिन पहली उस दिन पहली बार मेरे हाथ उस अज्ञात शक्ति के प्रति बंध गए। बार बार मेरा हृदय उस अज्ञात कृपालु शक्ति को धन्यवाद दे रहा था, प्रणाम कर रहा था। साइंस एंड गॉड के विषय पर भाषण प्रतियोगिता में मैंने यह भी सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ईश्वर नहीं है। मैंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क दिए थे कि तालियां बजती रही, परंतु इस घटना ने तो जैसे मेरी ही ताली बजा दी। मुझे एहसास भी ना होने दिया। इतने अनोखे ढंग से मुझे बचा लिया। मेरे सब तर्क नपुंसक हो गए, भस्मीभूत हो गए। घटना ही ऐसी थी। लगभग 70 किलो का मेरे शरीर का वजन और उठाने वाले हाथ दिखाई ही ना दिए। पांव के तले से उठकर मुझे जमीन पर पटक दिया। वह दिन और उसके बाद मैं उस अज्ञात शक्ति की खोज में जुट गया कि वह कौन है जिसने मुझे बचा दिया। कोई तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब शंका के लिए कुछ बचा ही ना था, परंतु करने को सब कुछ बाकी था।
मेरा कॉलेज जाना छूट गया। मैं घर पर ही पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन नहीं पढ़ पाता। बस एक ही प्रश्न, वह कौन? मेरा जो पीछा नहीं छोड़ रहा था कि वह कौन? वह कौन? मेरी पूर्ण सोच को इस प्रश्न ने ही काबू कर रखी थी। बस यही सोचता रहता। उस कृपालु को कहाँ ढूँढूँ जिसने मुझे बचा लिया, नया जीवन दान दिया। मैं कभी-कभी अपने कॉलेज चला जाता, लेकिन दिमाग तो उस अज्ञात शक्ति में ही लगा रहता। मेरी निष्प्राण सी आँखें शून्य में निहारती रहती, जैसे किसी गुप्त हुई अमूल्य चीज़ को ढूँढ रही हूँ। मैं शरारती विद्यार्थी था। मेरा खोया-खोया सा चेहरा देखकर मैडम कभी-कभी मज़ाक में पूछ लेती थी कि अरे छोरे, किसी के इश्क-विश्क में चक्कर में तो नहीं पड़ गया? बता तो सही, वह कौन है? मैं उस अज्ञात का, जिसे मैंने भी नहीं देखा था, क्या नाम बताता? मैं तो बस इतना ही जान सका था कि कोई है। वह कौन है? कैसा है? कुछ भी तो ना पता था मुझे। इस घटना ने मेरा सारा जीवन बदल के रख दिया। यह घटना क्या थी? एक ऐसी लहर थी जो मेरा सारा संसार बहाकर ले गई और मुझे दे गई हैरानी, परेशानी, घर संसार से वैराग्य और दे गई सिर्फ एक खोज, एक सवाल, बस एक ही सवाल, वह कौन? धन्यवाद।